जय हिंद दोस्तों। आज को वीडियो आपके लाने जो मिट्टियाँ अपन पढ़ रहे थे। अपन ने मिट्टियन में क्या पढ़ लिया था, मिट्टियन का अपन ने पूरा का पूरा निर्माण भी पढ़ा था और मिट्टियन की जो अपन के भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती हैं वो सारी अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन की जो 5वीं यूनिट चल रही थी भूगोल की, उसका अपन को आज लास्ट और अंत करना है और आज अपन को जो मिट्टी है उसकी समस्याओं को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की समस्या को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और यह पेपर की दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि अपन जो पढ़ रहे हैं ना उसको अपन विस्तार से और डिटेल से समझ के पढ़ रहे हैं। तो आप लोग पीछे के वीडियो ज़रूर देख लें और पीछे के वीडियो देखकर ही अपन आगे आ जाएं और हमारे साथ चलते चलें। आज का टॉपिक अपना होगा मिट्टी की समस्याएं। आज आपके सामने है मृदा की समस्या। मृदा की समस्या आज भारत वर्तमान के लिए बहुत ज़्यादा गहन सोचनीय विषय है। इसके बारे में आपको सोचना, समझना और पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि मिट्टी हमारे लिए जिस तरह हवा अनिवार्य है सांस लेने के लिए, उसी तरह जीने के लिए हमारे लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बस आपको समझना है। यदि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको दिक्कत होती है तो हमें उस सब्जेक्ट को अपने आप से रिलेटेड कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है और उसको अपन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बस केवल आप लोग को कुछ नहीं, एक ही काम करना है, उसको अपने आप से संबंधित बना लो। अब आपको पता होना चाहिए समस्या की जड़ क्या है। सबसे मेन जड़ क्या है समस्या की, तो वो है जनसंख्या। आपको पता होना चाहिए इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होती हैं। और आज वर्तमान की अगर बात की जाए तो यदि हम मृदा समस्या की बात को करते हैं तो उसका कारण जो होता है दो तरीके का होता है। एक तो प्राकृतिक कारण होते हैं, दूसरा आपका कृत्रिम कारण होते हैं। और सबसे मेन कारण क्या है आपको पता है, यदि मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो आपको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो आज सबसे बड़ी समस्या यदि कृत्रिम रूप में देखी जाए तो मिट्टी के लाने सबसे बड़ी समस्या हो जाता है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो आज अपन हालांकि सारी समस्याओं को देख लेंगे, वो भी आपको ज़रूरी है। तो मिट्टी की जो समस्या होती है, मृदा की समस्या होती हैं, वो अपन को 6 प्रकार से आज पढ़ेंगे। और आज का वीडियो जो होगा आपका अंतिम वीडियो होगा और आज के वीडियो में आप 5वीं यूनिट की जो भाग भूगोल है उसको अपन ख़त्म कर देंगे और 6वीं यूनिट पढ़ते हैं। उसके बाद 6वीं यूनिट को अपन पढ़ेंगे। तो आपको बताएं, मृदा की समस्याओं को पढ़ने के लिए आपको 6 टॉपिक पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, तो मृदा की समस्याओं का सबसे पहला अध्ययन हो जाएगा मृदा का अपरदन। क्या हो जाएगा? मृदा का अपरदन। तो अपन लिखते भी चलते हैं और उसको अपन को पूरा का पूरा पढ़ना भी है। तो पहला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? मृदा का अपरदन। मृदा का अपरदन, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? जल जमाव। बेफिक्र होकर रहिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा? मिट्टी की समस्या जो है लवणीय, अम्लीय एवं क्षारीयता। यानी मिट्टी जो है उसका तीसरा कारण क्या पढ़ना है, समस्या है अपनी, तो लवणीयता, अम्लीयता और क्षारीयता। चौथी बात क्या पढ़ना है अपन को? बंजर भूमि की समस्या। बंजर भूमि की समस्या, ठीक है। 5वां आपको पढ़ना है जो मरुस्थलीकरण। और 6वां
और लास्ट अपन को छठवां अपन को जो पढ़ना है वो जाएगा आपका मानव द्वारा अत्यधिक दोहन। इस 5-6 समस्याएं जो होती हैं ये अपनी मिट्टी के लिए अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो मिट्टी की जो समस्याएं हैं वो अपनी कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी मृदा का अपरदन, ठीक, जल का जमाव, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा लवणीय अम्लीय क्षारीयता, इसके बाद अपना क्या हो जाएगा बंजर भूमि की समस्या, इसके बाद अपना हो जाएगा क्या मरुस्थलीकरण, इसके बाद मानव द्वारा अत्यधिक दोहन, किसका मिट्टी का। तो ये अपन को 6 टॉपिक क्लियर करके चलना है। अब थोड़ा आपको पहली हेडिंग जो अपनी होगी वो होगी मानव मृदा का अपरदन। अब मृदा के अपरदन को आपको समझना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपको पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि हम मृदा अपरदन की बात करते हैं तो मृदा अपरदन 2 तरीके का होता है, एक तो अपना प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं मृदा अपरदन। क्या डाल देते हैं अपन, पहली हेडिंग डालेंगे आप मृदा अपरदन, ठीक है। अच्छा, मृदा अपरदन की बात करते हैं तो यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो हो जाएगा आपका प्राकृतिक, दूसरा हो जाएगा एवं दूसरा क्या हो जाएगा कृत्रिम। अब आपको यहाँ पर समझना है, यदि हम प्राकृतिक समस्याओं को देखते हैं तो मृदा की प्राकृतिक समस्याएं क्या है, ठीक है। तो मृदा की प्राकृतिक समस्याओं के अंतर्गत आने वाली जो मृदा का कटाव होता है, अपरदन होता है, उसके अंतर्गत आने वाला जो अपना होता है जल, दूसरा हो जाएगा अपना पवन, तीसरा हो जाएगा अपना हिमानियाँ, तीसरा क्या हो जाएगा आपका तो हिमानियाँ, ओके। और चौथा हो जाएगा जल की जो अपनी होती है लहरें, यानी समुद्री लहरें, ठीक है। तो मृदा अपरदन की जो प्राकृतिक कारण होते हैं वो प्राकृतिक कारण जो अपने होते हैं तो कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा जल, दूसरा पवन, तीसरा हिमानियाँ और चौथा हो जाएगा जलीय लहरें, ठीक है। इसके बाद यदि हम दूसरी बात करते हैं कृत्रिम समस्याओं की, तो कृत्रिम समस्याओं के अंतर्गत आने वाली जो समस्याएं होती हैं जो कि मनुष्य से रिलेटेड होती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो जनसंख्या वृद्धि ही हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत इसमें अत्यधिक दोहन हो जाएगा मिट्टी का, अत्यधिक दोहन, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अत्यधिक चराई हो जाएगी, अत्यधिक चराई हो जाएगी, यानी जो चराई करवा चारागाह काम करता है ना जानवरों के लिए, ठीक है। इसके बाद बांधों तथा नहरों का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद सड़क पुल का निर्माण हो जाएगा और भी है आदि। अभी आप उनको हर एक चीज़ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप एक एक करके पढ़ रहे हैं, जो प्राकृतिक कारण हो जाएंगे वो आपका मेन है कौन सा, जल, पवन, हिमानियाँ और जलीय लहरें हो जाती हैं जो कि मिट्टी को काटने का काम करती हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि जो कृत्रिम कारण है उसका जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक दोहन होगा, मिट्टी का अत्यधिक दोहन हो जाता है। इसके बाद अत्यधिक चराई हो जाती है, बांधों नहरों का निर्माण हो जाता है, पुल सड़कों का क्या हो जाता है निर्माण होता है, जिसके कारण मिट्टी जो है जो एक बहुत बड़ी समस्या के अंतर्गत
दोहन होना, यानी इसके अंतर्गत मिट्टी का बहुत ज़्यादा दोहन होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ एक एक पॉइंट को समझना है। आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, उसको पॉइंट को समझते चलेंगे आप लोग। आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे आप लोग, और इसको यहाँ से क्वेश्चन और आंसर को देखते चलेंगे कि कहाँ से क्या आपका निकलेगा। तो सबसे बड़ी समस्या के अंतर्गत पहला पॉइंट आपको क्या करके चलना है, मृदा अपरदन में आपको पता है कि गुरुत्व बल के कारण, किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण मिट्टी का खिसकना, मिट्टी का नीचे खिसकना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपना मृदा सर्पण। क्या कहलाता है, मृदा सर्पण कहलाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अपन भूस्खलन, भूस्खलन। ठीक है, अब आपको थोड़ा यहाँ पर समझते चलना है, अपन को पॉइंट लिखते चलना है और समझते चलना है। गुरुत्व बल के कारण मिट्टी का नीचे खिसकना, अर्थात जहाँ ढाल वाली मिट्टी हो, क्या होगा, ढाल वाली मिट्टी होगी तो वो क्या होगी, नीचे की ओर खिसकती है, तो उसको बोला जाता है मृदा सर्पण या भूस्खलन। तो इसके द्वारा क्या होगा, मिट्टी का कटाव होता है, जो कि मिट्टी की अणु जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, तो जहाँ कमज़ोर होते हैं वहाँ पर मिट्टी क्या हो जाती है, खिसक के नीचे की ओर आ जाती है। क्योंकि मृदा का जो कटाव होता है उसके अणुओं के संगठन पर भी डिपेंड करता है। जहाँ मिट्टी का जो अणुओं का संगठन होगा, कमज़ोर होगा, वहाँ से मिट्टी क्या होती है, खिसकेगी यानी कटेगी, और जहाँ मिट्टी हार्ड होती है वहाँ पर कटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी दिक्कत होती है। तो मिट्टी का संरचना के अनुसार ही अपना क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो हमने क्या किया, गुरुत्व बल के कारण मिट्टी का नीचे की ओर ढालों वाली जो चट्टानें होती हैं, झाड़ों वाले मैदान जो होते हैं, वहाँ पर खिसक के नीचे की ओर आते हैं, तो उसके द्वारा ही अपना क्या होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मृदा सर्पण बोलते हैं। और मृदा सर्पण अर्थात भूस्खलन, मृदा सर्पण अर्थात भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो अपना दूसरा पॉइंट होगा, तो वर्षा वाले क्षेत्रों में, देखो अब यही तो आपको पॉइंट याद करके चलना है, जहाँ वर्षा होगी, वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा। और यदि बात की जाए शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव किसके द्वारा होगा, तो पवन के द्वारा होता है। तो यही जो आपको समझ के चलना है। अब आपको पता तो है कि भारत में वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होता है। अब आपको पूरा पता चल गया भारत के बारे में, जलवायु के बारे में हमने बता दिया था, वर्षा पानी बरसात हमने करवा दी थी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर मिट्टी का कटाव जल के द्वारा होता है, वहाँ अपने कौन सा क्षेत्र होना चाहिए, तो वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। और जहाँ शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पर जो मिट्टी का कटाव होता है वो किसके द्वारा होता है, पवन के कारण होता है। अभी आप पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो वर्षा वाले क्षेत्रों में कहाँ किसके द्वारा मिट्टी कटाव होगा, तो जल के द्वारा। और शुष्क क्षेत्रों में किसके द्वारा होता है अपना, तो पवन के द्वारा होता है। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक, अगला पॉइंट आ जाएगा, वो हो जाएगा क्या, अपना जो भूमिगत अपरदन है। क्या होता है, भूमिगत अपरदन। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि हम भूमिगत अपरदन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत खड्ड अवनालिका क्या आ जाता है, खड्ड अवनालिका कौन कौन आ जाएगा, खड्ड अवनालिका तथा भूस्खलन आ जाता है। कौन सा आ जाता है, भूस्खलन आ जाता है। तो ये इसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब अवनालिका जो होती है यह अपनी भारत में कहाँ कहाँ इसकी समस्या होती है, क्योंकि देखो क्या होता है, खड्ड क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए। देखो क्या होता है, जब मिट्टी के कण जहाँ कमज़ोर पड़ते हैं और पानी बहता हुआ जाता है, तो जब पानी के द्वारा
वहाँ पर मिट्टी कटती है तो वो एक गड्ढों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब गड्ढे जो होगा वो गड्ढे आगे जाकर वही गड्ढे क्या हो जाएंगे, एक नाली का रूप ले लेते हैं, तो उन्हें ही बोलते हैं अपन अभिनालिका। तो खड्डों के द्वारा किसका, अभिनालिका का निर्माण होता है। और अभिनालिका जब होगी तो आपको पता है मिट्टी का जैसे अंदर से पानी चले जा, जैसे मिट्टी नाली के रूप में जा रही है और मिट्टी कटती जाएगी तो ऊपर से आपने देखा हो जब मिट्टी क्या होता है, मिट्टी का भूस्खलन होता है। तो तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। जो खड्ड होते हैं, पहले खड्ड का निर्माण हुआ, खड्ड के निर्माण खड्ड जब मिलते जाते हैं तो एक अभिनालिका का निर्माण कर लेते हैं। और जब अभिनालिका बड़ी रूप में होती जाती है तो मिट्टी भूस्खलन के कारण क्या होती है, इस साइड से और इस साइड से उसमें खड्डों में गिरती हुई चली जाती है। तो हमने तीनों चीज़ों को एक ही जगह समझ लिया है, खड्ड, अभिनालिका और भूस्खलन। वैसे भी अगर भूस्खलन की बात की जाए तो हमने पहले ही बता चुका, ढालों वाली जगह पर जो गुरुत्व बल है उसके कारण मिट्टी का नीचे की ओर खिसकना। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होती कहाँ पर हैं, तो हमने ये भी बता दिया, जहाँ मिट्टी की जो संगठन की संरचना कण होते हैं कमज़ोर होती है, वहाँ पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। और ये किसके द्वारा होता है ये सारी चीज़ें, तो ये अपनी खड्ड अभिनालिका किसके द्वारा होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, पानी के द्वारा। तो हर एक चीज़ किस में संबंधित है, अपनी पानी से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ किसके अपादान के कारण हो रहा है, तो जल के अपादान के कारण हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अभिनालिका से अपने भारत में कहाँ कहाँ समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको गुजरात खंड, पहली चीज़ क्या होना है, गुजरात खंड। तो पहले आपको याद का कारण, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, गुजरात खंड, यानी गुजरात राज्य है, यहाँ पर भी खड्डों की समस्या है, जो कि मिट्टी होती है वो खड्डों के रूप में कट रही है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, आप क्या करेंगे, यमुना चंबल खड्ड, कौन सा हो जाएगा, यमुना चंबल खड्ड। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका पंजाब शिवालिक, कौन सा, पंजाब शिवालिक गिरिपाद। और चौथा हो जाएगा आपका, जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। ठीक है, तो अपन को यहाँ आपको समझना चाहिए, जो भारत है अपना, भारत में भूमि का जो समस्याएं होती हैं खड्डों के द्वारा, तो यहाँ पर आपको याद करके चलना है, गुजरात में खड्ड की समस्या हो जाती है, यमुना चंबल खड्ड की समस्या हो जाती है, और पंजाब शिवालिक गिरिपाद की समस्या, पंजाब शिवालिक में भूस्खलन के द्वारा क्या होता है, भूमि का अपरदन होता है। और छोटा नागपुर पठार में यहाँ पर क्या होता है, ये अपना खड्ड अभिनालिका वाला जो मिट्टी होती है उसके कटाव के द्वारा समस्या पैदा हो जाती है। किसकी, तो मिट्टी की, किसके द्वारा, तो जल के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते चलेंगे और इसमें देखते हैं अपन कि जो अपना अभिनालिका अपरदन होता है, यानी जो खड्ड अपरदन होता है, ये इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें याद करके चलना है। तो सबसे पहले आपको महानदी घाटी, अब आप यहाँ से याद करके चलेंगे, महानदी घाटी। जो महानदी घाटी होती है, यहाँ पर अपना जो अभिनालिका खड्ड अपरदन होता है, जिसका कारण कौन होता है, पानी होता है। अच्छा, दूसरा क्या देखेंगे अपने, सोन, ऊपरी सोन घाटी, कौन सी हो जाएगी आपकी, ऊपरी सोन घाटी, कौन सी हो जाएगी, ऊपरी सोन घाटी। इसके बाद नर्मदा घाटी, कौन सी हो जाएगी आपकी, नर्मदा घाटी। और तीसरी चौथी को हो जाएगी अपनी ताप्ती घाटी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपनी कौन सी हो जाएगी अपनी, तो यमुना चंबल घाटी, यमुना चंबल घाटी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपनी क्या हो जाएगी, पश्चिमी हिमालय गिरिपाद। अगला क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय गिरिपाद। और इसके बाद गंगा
खादर सीमांत क्षेत्र, इतने जो क्षेत्र है या देखो, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा जो अपने जी खड्ड और अवनाल का जो कि मिट्टी को जो काटते हैं पानी के द्वारा, इस सारी समस्याएं जो हैं इन चीज़ों के द्वारा होती हैं। अब आपको यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, महानदी घाटी कहाँ पर है अपनी, तो महानदी घाटी देखो एक बात और अपना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, महानदी सोन नर्मदा ये तीनों कहाँ से अमरकंटक से निकलती हैं, तो महानदी कहाँ पर अपनी छत्तीसगढ़ में होते हुए जो अपना छोटा नागपुर का पठार है नाच झारखंड का छोटा नागपुर का पठार वही वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। तो महानदी घाटी ऊपरी सोन ये भी अपनी कौन सी है ऊपर, क्योंकि जो रिफ्ट से होकर बहती है ना, तो ये भी खड्डों का क्या करती है निर्माण करती है और मिट्टी का कटाव करती है पानी के द्वारा। नर्मदा घाटी, नर्मदा और ताप्ती ये अपनी क्या करती हैं, जो कि गुजरात मध्य प्रदेश है ना, सतपुड़ा अपने मध्य प्रदेश से होकर जाती है गुजरात में, तो ये यहाँ पर मिट्टी काटने का काम करती है। और यमुना चंबल को तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये अपने भारत की सबसे बड़ी समस्या पैदा करती है, किसकी, बीहड़ों का निर्माण करती है। जो चंबल जो नदी है तो ये बीहड़ों का निर्माण करती है और आगे जाकर क्या करती है, भूमि को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, काट रही है और समस्या बढ़ती ही जा रही है। ये समस्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा खास है समझने के लिए। पश्चिम हिमालय गिरिपात, अच्छा पश्चिम हिमालय गिरिपात का मतलब है शिवालिक में होने वाले भूस्खलन। क्या होते हैं, भूस्खलन। तो ये भी क्या कर रहे हैं, मिट्टी क्या हो रही है यहाँ पर अपरदित हो रही है, ठीक है, ढलान के कारण, तो भूस्खलन हो रहा है। और इसके गंगा खाड़ा सीमांत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, पानी की नदियाँ होती हैं, नहरें होती हैं, इनके द्वारा ही मिट्टी का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। तो हमने क्या कर लिया, जो अपना भारत की जो अपनी जलीय समस्या है, जलीय समस्या के अंतर्गत हमने महानदी घाटी, ऊपरी सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, यमुना चंबल घाटी, पश्चिम हिमालय गिरिपात और गंगा खाड़ा सीमांत क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके द्वारा, जल के द्वारा भूमि का क्या होता है, अपरदन करने का काम करता है, यानी काटने का काम करता है। और यह समस्या अपने भारत के लाने जो मिट्टी है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन आगे। यदि हम आगे की बात करते हैं तो आगे आगा हो जाएगा आपका जो अपना अपरदन होता है। इसके बाद अपने पास, तो इसमें अपन को दूसरी हेडिंग डाल के चलेंगे अपन, पवन अपरदन। कौन सी, पवन अपरदन। कौन सा अपरदन चलेंगे अपन, पवन अपरदन। जल का अपरदन हो चुका है अपना, पवन अपरदन अभी और भी पढ़ेंगे, अभी तो जल का अपरदन और भी है, तो ये अपना पूरा पढ़ लिया। अब पवन अपरदन, उसके बाद आएगा जल अपरदन। तो अपन पहले आ जाएंगे अपन पवन अपरदन। यदि हम पवन अपरदन की बात करते हैं तो यह है शुष्क तथा अर्धशुष्क। कहाँ पर होता है, शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में होने वाली मिट्टी अपरदन की क्रिया है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जो अपना पवन अपरदन होता है यह अपनी शुष्क कहाँ पर, यहाँ पर शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में होने वाली मिट्टी की अपरदन की क्रिया है। अब देखो क्या होता है, पवन अपरदन कहाँ होना है, शुष्क। अब शुष्क के रूप में आपको पता होना चाहिए, आप लॉजिक लगा के आप लोग खुद पहुँच सकते हैं। शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है अपना, तो अपना कहाँ है, राजस्थान, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान से संबंधित अपने कितने राज्य हैं, तो ऊपर अपना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अपना ऊपरी गुजरात, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर किसके द्वारा अपरदन होता है, तो यहाँ पर होता है पवन के द्वारा। अब पवन क्या करती है, जहाँ शुष्क स्थान होता है, शुष्क स्थान होता है, वहाँ पर हवाएं तेज चलती है। क्या होती हैं, तेज चलती है। अच्छा, तो इसका मतलब होगा जो हवाएं होती हैं जो मरुस्थलीकरण की क्रिया को बढ़ाती हैं, तो हाँ यही बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जो रेत होती है, रेत से हवा उड़ती है और रेत भी क्या होती है, चट्टानों से जब टकराती है तो चट्टानें भी क्या होती हैं, हल्के हल्के कणों में टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मरुस्थलीकरण की क्रिया क्या हो रही है, बढ़ रही है, जो कि अपनी अगली हेडिंग होने वाली है मरुस्थलीकरण। तो उसी को समझना है। तो आपको पता होना चाहिए पवन अपरदन जो होता है शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में होने वाली मिट्टी अपरदन की क्रिया होती है। अच्छा, दूसरा आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट राजस्थान। कौन सा हो जाएगा आपका, राजस्थान। इसके बाद आपका आप चले जाएंगे दक्षिण पंजाब, इसके बाद दक्षिण हरियाणा,
क्या हो जाएगा, दक्षिण हरियाणा। इसके बाद आ जाएगा अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसके बाद आ जाएगी अपना पश्चिम मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा उत्तर गुजरात। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये अपना कहाँ किससे प्रभावित है, मिट्टी के पवन अपायदन से संबंधित क्षेत्र है। अब एक लास्ट पॉइंट, इससे प्रभावित पवन अपायदन से भारत का कितना भाग जो है, भारत का कितना भाग है जो कि पवन अपायदन से मिट्टी का पीड़ित है या है, यानी मतलब पवन अपायदन के दौरान कितनी मिट्टी क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है, कितनी मिट्टी मतलब अनुपजाऊ बन रही है। तो उसका है 17.7 मिलियन। कितना है, 17.7 मिलियन, ठीक है। क्या होती है, भूमि जो है पवन अपायदन के कारण क्या हो चुकी है, मिट्टी अनुर्वर यानी अनुपजाऊ बंजर भूमि बन रही है, ठीक है। और यह क्रिया लगातार बढ़ती चल रही है, सालों के साल क्या हो रहे हैं, इसमें बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो पवन अपायदन है अपना, तो पवन अपायदन क्या है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होने वाली मिट्टी अपायदन की क्रिया होती है, जो कि राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश तथा गुजरात में अपना जो क्षेत्र होता है इसका पवन अपायदन का वो होता है, ठीक है। और कितने में कितना, 17.7 मिलियन जो अपनी जो ज़मीन है वो पवन अपायदन के कारण क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और यह क्रिया बढ़ती जा रही है, एक साल में इतनी सारी चीज़ें इतनी मिट्टी क्या होने लगती है, खराब होती जाती है, यानी बंजर होती जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन आगे। अब आगे आएंगे तो जल अपायदन, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, जल अपायदन। जल अपायदन, यदि हम जल अपायदन की बात करते हैं तो इसको अपन को पढ़ना है 4 प्रकार से। जल अपायदन में सबसे पहले हो जाएगा आपका बूंद अपायदन, नंबर 2 हो जाएगा परत अपायदन, नंबर 3 हो जाएगा आपका रेल अपायदन, और चौथा हो जाएगा आपका अविनालिका अपायदन। अविनालिका अपायदन, ठीक है। अच्छा, इनमें अपन को देखना है, अब आपको यहाँ पर समझना है, एक एक पॉइंट आपको समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे। यदि हम बूंद अपायदन, अब जल अपायदन कैसा, जल कितने प्रकार से मिट्टी को नुकसान पहुँचाता है, तो सबसे पहला बूंद अपायदन, दूसरा है परत अपायदन, तीसरा है रेल अपायदन, चौथा है अविनालिका अपायदन। तो यहाँ पर आप समझेंगे बूंद अपायदन का मतलब है, तो बूंदें भी, पानी की जो बूंद बरसात होती है तो यह भी मिट्टी को जैसे ही गिरती है तो मिट्टी को काटने का काम करती है, ठीक है। कैसे, तो ये अपायदन कहाँ पर हो जाएगा, जहाँ मिट्टी की अणुओं की संगठन कमज़ोर होता है। तो आपने देखा हो, जब बूंद गिरेगी तो मिट्टी क्या हो जाती, मिट्टी क्या फैल जाती है जहाँ बूंद गिरती है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो बूंद अपायदन कहाँ होता है, तो जहाँ पर आपको इस तरह याद रखना है, मिट्टी की जो संगठन की जो संरचना होती है, जहाँ कमज़ोर होती है, वहाँ पर बूंदों के द्वारा मिट्टी का कटना ही क्या कहलाता है, बूंद अपायदन कहलाता है। बस सुनते चलना, क्योंकि बूंद कम है इसलिए आपको सुनना है। इसके बाद अपना परत अपायदन। अच्छा, परत अपायदन कैसे होता है और परत अपायदन क्या नुकसान कहलाता है। देखो क्या होता है, आपको पता होना, आपने देखा होगा बरसात जब बहुत भयानक मात्रा में आती है, यानी अत्यधिक मात्रा में आती है, तो क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाती है, खिसक के आगे चली जाती है, जिसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है, उसकी वो जो ऊपर वाली जो संरचना होती है, ह्यूमस वाली संरचना होती है मिट्टी की, वो खिसक कर आगे चली जाती है और मिट्टी कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मूसलाधार वर्षा। यदि मूसलाधार वर्षा होगी तो स्वाभाविक है क्या होगा, मिट्टी की ऊपरी की परत क्या होगी, खिसकेगी, क्या होगी, खिसकेगी और खिसक के आगे चली जाएगी। तो एक परत का खिसकना, यानी मिट्टी का मूसलाधार वर्षा के कारण यहाँ से एक स्थल दूसरी ओर खिसकना ही अपना क्या कहलाएगा, परत अपायदन कहलाता हो। और इसके कारण जब मिट्टी खिसकती है एक ऊपर की परत, तो आपको पता है ऊपरी परत में तो ह्यूमस वगैरह पाया जाता है। उपजाऊ के कारण क्या है, तो ह्यूमस वगैरह किस में पाता है, ऊपरी परत में तो होता है, तब तो अपन अन्न को उगाते हैं, पेड़ पौधे क्या प्रकाश करते हैं, ऊपरी परत में तो होता है। तो वो परत जब खिसक जाएगी तो भूमि कैसे हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो ये भी अपने क्या है, मिट्टी की समस्या होती है। इसके बाद रेल अपायदन होता किसके द्वारा है, तो एक किसके द्वारा होता है, पानी के द्वारा ही तो होता है।
अच्छा, रेलापर्दन क्या है? रेलापर्दन यानी कुछ तो सुनना है, सुनते चलना। रेलापर्दन क्या कहलाता है? रेलापर्दन जो होता है अपना, आपको पता होना चाहिए, जब भयानक वर्षा होती है तो जहाँ पानी वर्षा ज़्यादा होगा तो उनकी आणविक संरचना मिट्टी की होती है, तो ऐसी नाली टाइप की बन जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नाली। अब जैसे ऐसे समझ लेते हैं अपन, तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर भयानक वर्षा हुई, जब पानी गिरेगा तो यहाँ से पानी ऐसे ऐसे नालियों के रूप में चला जाएगा, तो ये कहलाता है अपना रेलापर्दन। तो जब मिट्टी क्या करेगी, नालियों का निर्माण कर लेगी, तो उसको बोलेंगे अपन रेलापर्दन। ठीक है। अब जैसे ही बूंद गिरेगी अपनी काय पर, जमीन पर, तो बूंद के कारण क्या होगी? मिट्टी कटेगी। क्या हो जाएगी? मिट्टी भी हटेगी एक दूसरे से, तो वो आ जाएगा अपना बूंदापर्दन। अब यही मूसलाधार वर्षा जब इस परत को हटाकर यहाँ पर या कहीं पर और बहा कर ले जाए, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? परत अपर्दन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो बूंदापर्दन हो गया, परत अपर्दन हो गया। रेलापर्दन में क्या होगा? नालियाँ बन जाएंगी, तो उसको पर रेलापर्दन। अब आ जाते हैं क्या? अविनालिका अपर्दन। इसी को आपको समझना है, क्योंकि यह अपने भारत की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। ठीक है। क्योंकि अपने भारत का जो संरचना है, ये संरचना बड़ी हार्ड और बहुत गंभीर समस्याओं से युक्त है। क्योंकि अविनालिका अपर्दन जो होता है, उसी के लिए तो अपन को पढ़ना पड़ता है सबसे ज़्यादा किसको? चंबल वाले क्षेत्र को। किसको पढ़ना पड़ता है? चंबल वाले क्षेत्र को। यदि हम चंबल वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो उसी में आ जाएंगे अपन किसमें? अविनालिका अपर्दन में। यदि अविनालिका अपर्दन की बात करते हैं तो चंबल क्षेत्र की ओर चलेंगे अपन लोग, क्योंकि यहाँ से ऊपर से आने वाली यमुना, देखो क्या होता है, ऊपर से आने वाली यमुना नदी और नीचे से जाने वाली आपकी चंबल नदी, तो ये क्या करती है, यहाँ पर भूमि जो होती है, यहाँ पर जो अपना एमपी वाला क्षेत्र है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, सुनते चलना आप लोग अच्छी तरह से। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में ये वाला क्षेत्र जो होता है, किसका निर्माण करते हैं? खड्डों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? खड्डों का निर्माण करते हैं। खड्डों के निर्माण होने के कारण हमने क्या बताया अभी, किसका रूप ले लेते हैं? नालिका, अवनालिका का निर्माण रूप ले लेते हैं। और जो अवनालिका हो जाती है, यहीं को बोला जाता है बीहड़ क्षेत्र। उसको क्या बोला जाता है? बीहड़ क्षेत्र। जहाँ पर बीहड़ों को और खड्डों की संख्या अत्यधिक होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है उत्खात भूमि। यह हम जो बोल रहे हैं, यही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। तो जब चंबल नदी और यमुना नदी के द्वारा, पानी के द्वारा मिट्टी को जो खड्डों के रूप में अवनालिका के द्वारा जो समस्या होती है, मिट्टी का कटाव होता है, उसे ही बोला जाता है बीहड़। और जहाँ बीहड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर उसको बोलने लगते हैं उत्खात भूमि। क्या बोलने लगते हैं उसको? तो उत्खात भूमि बोलने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अपन ने क्या किया? अवनालिका की लाने चंबल क्षेत्र की ओर तो अपन ने देख लिया था। अब तो अब इससे कितनी अपनी जो है, कितनी समस्या है अपने भारत में, तो इसके लिए आपको देखना चल रहा है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन में हमने क्या देखा था, तो इसमें क्या आपको याद करना है, बस एक ही पॉइंट याद करके चलना है। देखो, बूंदापर्दन हमने समझा दिया आपको, परत अपर्दन समझा दिया, रेलापर्दन समझा दिया, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन जो होता है, इसके चंबल क्षेत्र को लेकर चलते हैं अपन। किसको? चंबल क्षेत्र को लेकर चलते हैं। और जब बहते हुए जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, खड्डों का निर्माण होता है, नालियों अवनालिका का निर्माण होता है, तो यह समस्या अपने भारत की बहुत गहन समस्या हो जाती है। तो इसके द्वारा अपने भारत का कितना क्षेत्रफल प्रभावित होता है, तो इसके द्वारा भारत का 36.7 लाख हेक्टेयर, कितना? 36.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत की जो अवनालिका वाली समस्या होती है, वो समस्या अपने भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या होती है। और 36.7 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है, वो किस में बदल गई है? बीहड़ों में बदल गई है। और एक क्वेश्चन और याद करके चल रहा है कि एक वर्ष में, कितने वर्ष में, यानी एक वर्ष में लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बीहड़ों के द्वारा क्या होती है? बंजर होती जाती है भूमि। किसकी? भारत की। तो अब आपको समझ में आ गया, भारत की भूमि बहुत बड़ी समस्या के अंतर्गत है, जो कि 8000 कितने में, यानी एक वर्ष में जी कितनी होती है? एक वर्ष की बात बोल रहे हैं हम। आप पास समझते चल रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप टोटल बात करें तो 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि जो होती है, जो बीहड़ों से क्या है, बीहड़ों के कारण बंजर भूमि, यानी अब कट गई है भूमि, तो इसको अपन क्या, इतनी भूमि क्या हुई है, मतलब खत्म हो चुकी है, सीधी सी बात, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है। और एक साल में कितना? 8000 वर्ग किलोमीटर की भूमि एक वर्ष में क्या हो जाती है? बीहड़ों से प्रभावित हो जाती है क्या? भूमि। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? मृदा अपर्दन के जो अपने
अब अपनी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, अपनी अगली हो जाएगी मृदा अपरदन के, मृदा जो अपना है मृदा अपरदन के कारण। यदि हम मृदा अपरदन के कारण की बात करते हैं तो ये होता कैसे है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, पहला क्या हो जाएगा तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। अब जब जहाँ तीव्र और मूसलाधार वर्षा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा। इसका दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका कि तीव्र वायु, तीव्र क्या हो जाएगी, जहाँ तेज हवाएं चलेंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव होगा। इसके बाद अपना तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भूमि का तीव्र ढाल, क्या हो जाएगा, भूमि का क्या हो जाएगा, तीव्र ढाल। यदि हम जब भूमि का तीव्र ढाल होगा तो भूस्खलन के द्वारा मिट्टी क्या हो जाएगी, खिसकेगी गुरुत्व बल के कारण, ठीक है। तो अपना चौथा हो जाएगा मिट्टी का हल्कापन। आपको पता होना चाहिए जब मिट्टी हल्की होगी तभी तो बेटा खिसकेगी, क्या हो जाएगा, मिट्टी का हल्कापन। यदि मिट्टी का हल्कापन होगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, खिसक कर उसका जो संघटन होगा तो ऊपर की ऊपर खिसक के आगे चली जाएगी, जिसका कारण क्या हो सकता है, हवा भी हो सकती है और पानी भी हो सकता है। इसके बाद अपना पांचवा हो जाएगा वनों की कटाई, क्या हो जाएगा आपकी, वनों की कटाई, क्या होता है, वनों की कटाई, वनों की कटाई। इसके बाद अपना छठवां क्या हो जाएगा, अगर हम छठवां की बात करते हैं अति चराई, अति चराई, अति चराई, ठीक है। और सातवां क्या हो जाएगा आपका, जो अपना सातवां होगा वो होगा झूम कृषि, क्या हो जाएगा, झूम कृषि, ठीक है। अभी अब पूरी बात समझ में आ गया तो आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सातवां क्या हो जाएगा, अपना आठवां क्या हो जाएगा, यदि आठवां की बात करते हैं तो ये हो जाएगा खुदाई सड़क बांध का निर्माण। जो अपनी खुदाई हो रही है ना उसको कम किया जाए, सड़क तथा बांधों का निर्माण, सड़क तथा बांधों का निर्माण, ये भी हमारे क्या कहते हैं, मिट्टी को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन ने क्या किया, मृदा अपरदन के कारण को आपको यहाँ पर समझना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। मिट्टी का सबसे पहला अपना क्या था, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। अब आपको पता होना चाहिए जो तीव्र वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी तो वहाँ पर मिट्टी क्या होगी, काट जाएगी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीव्र वायु क्या करती है, जो रेत होती है उसको धूल भरी आंधियाँ बोलते हैं ना, अपने यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती है, लेकिन जहाँ पर शुष्क रेत होती है तो वो रेत का हमने आपको बता भी दिया है कि रेत क्या करती है, हवा के माध्यम से ऊपर आती है और चट्टानों में घलती है, तो क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, मिट्टी का मरुस्थलीकरण बड़ा ज़्यादा हो रहा है और उसका प्रसार हो रहा है, जिसके कारण क्या है, अपनी एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, ठीक है। इसके बाद अपना कौन से, भूमि का तीव्र ढाल। अच्छा, भूमि का तीव्र ढाल होगा तभी तो भूस्खलन होगा, तो भूस्खलन के द्वारा भी क्या हो रहा है, मिट्टी का निर्माण, मिट्टी की जो कटाव हो रहा है मिट्टी को, उसका हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मिट्टी का हल्कापन। अब मिट्टी का हल्कापन, अगर संरचना कमजोर है मिट्टी की तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, ये बात स्वाभाविक है। वनों की कटाई, मेन तो यही है, वनों की कटाई। वन क्या करते हैं अपन लोग, जनसंख्या वृद्धि हो रही ना, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण वन की कटाई ज़्यादा होने लगी है, वनों का दोहन ज़्यादा होने लगा है। और वन क्या करते हैं, मिट्टी को, पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं, ताकि मिट्टी का कटाव उतना ना हो सके। तो वन काटे जा रहे हैं तो मिट्टी का कटाव तो वह स्वाभाविक है, क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये वन की कटाव, यही तो कारण है, लॉजिक है। अति चराई, ज़्यादा चराई करवाएंगे तो भूमि बंजर होगी, क्या हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद झूम की कृषि। अब आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में और अभी कहीं ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर झूम की कृषि, यानी अभी भी व्यक्तियों का जो माइंड का है विकास बहुत कम मात्रा में हो पाया है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, झूम की कृषि, झूम की कृषि होती है। झूम की कृषि का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, पेड़ों में आग लगा देना, उसको जलाकर राख कर देना और क्या करना, वहाँ पर खेती कर लेना, यह कहलाती है झूम की खेती। तो यहाँ पर इसके कारण भी क्या हुआ, पेड़ पौधों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण मिट्टी का पकड़ कमजोर पड़ रही है और मिट्टी का क्या हो रहा है, तो अपरदन का काम हो रहा है। इसका खुदाई, अब देखो आपको पता भी वो चल रहा है, सोना चांदी हीरा खनिज लोहा तांबा ये सब क्या कर रहे हैं, खुदाई के द्वारा निकाले जा रहे हैं।
तो खुदाई हो रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बांधों का निर्माण हो रहा है, तब भी क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। यानी मिट्टी की एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, या इन समस्याओं को सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं, तो ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति को अपने जीवन अगर अपन जी रहे हैं तो कुछ नहीं, केवल इतना तो कर ही सकते हैं कि वनों की कटाई जो हो रही है उनको कम कर दिया जाए, और हो सके तो पेड़ों को लगाया जाए। क्या किया जाए, पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए। तो हमने क्या कर लिया, मृदा अपरदन के कारण देख लिए हैं। अब हम अगर अगली हेडिंग हो जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, मृदा को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या हो जाते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय यही है, इन्हीं को क्या कर दो, कम कर दो। अब जैसे मूसलाधार वर्षा हो रही है तो इस पर तो किसी की इस पर कोई रोक है नहीं है। अब जी क्यों होता है, ये मौसम का एक वर्षा का कारण भी होता है कि क्यों हो जाती है, तो इसका कारण यही है, पेड़ पौधे काट देते हैं, पेड़ पौधे काट दिए हैं तो क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी को, बरसात को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। और जब पेड़ पौधे वहाँ से काट दिए जाएंगे तो वो बादल क्या हो जाता है, आगे चला जाएगा, और जब आगे चला जाएगा तो आपने देखा है कि बरसात जो अरब सागर और पश्चिम बंगाल की शाखा होगी वहाँ पर स्वाभाविक है पानी ज़्यादा बरसेगा। यदि बीच में अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँ, यानी जो परिस्थितियाँ मिट चुकी हैं आज की परिस्थितियों में, तो पानी बीच बीच में बरसता जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऊपर आपने देखा होगा वहाँ पर धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ज़्यादा बरसात होती है, बादल फटने की समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश और वहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या होती है, मिलती है। तो इनको कम, तीव्र वायु, अब तीव्र वायु इनको तो रोक नहीं सकते क्योंकि ये प्राकृतिक कारण है, तो ये तो आपको चलेंगे। भूमि का तीव्र ढाल, हाँ इनको अपन कर सकते हैं, भूमि को कम काटो, कम दोहन करो, कम खुदाई करो, हिसाब की खुदाई करो, ताकि उनका ढाल तीव्र ना बने और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनका क्या ना हो सके, भूस्खलन ना हो सके। इसके बाद आपको मिट्टी का हल्कापन, अब ये तो प्राकृतिक कारण है, मिट्टी का हल्कापन प्राकृतिक। अब वनों के मेन आपको रोकने का उपाय यही आप कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, वनों की कटाई, यानी हम वनों को नहीं काटना चाहिए और लगाना चाहिए। अति चराई को भी कम कर देना चाहिए, इतनी ज़्यादा चराई नहीं करना, एक जगह नहीं चरवाना चाहिए। इसका झूम की कृषि को बंद कर देना चाहिए। यही क्या है, मिट्टी को रोकने के उपाय है, मिट्टी के संरक्षण का उपाय है। इसी तरह मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। खुदाई, सड़क, बांधों का निर्माण पर्याप्त ठीक है, मतलब एक सीमा के अंतर्गत काम करना चाहिए। उसी के यदि संतुलन बना रहेगा तो क्या होगा, संतुलन बना रहने के कारण ही हमारा क्या हो जाएगा, संतुलन रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो मिट्टी की समस्या आज की नहीं, बहुत पहले की समस्या, जो कि बहुत ज़्यादा समस्या जो चल रही है, आगे चलती हुई चलेगी, इस पर सोचनीय विषय है। इसको सोचना चाहिए सरकार को, और मिट्टी को क्या करना चाहिए, संरक्षण का उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये वाली जो चीज़ें हैं जो अपनी बनाई गई हैं सरकार के द्वारा। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जी अपना कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। कहाँ पर है अपना, तो अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में है, ठीक है। इसको नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है अपनी, तो हैदराबाद में है। कहाँ पर है अपनी, तो हैदराबाद में है। यही आपके पेपर एक क्वेश्चन है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की स्थापना कहाँ पर हुई, हैदराबाद में। इसके बाद सेंटर ऑफ स्टडी रिसोर्स इंजीनियरिंग की स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुई अपनी मुंबई में। कहाँ पर हुई, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई, मुंबई में। इसका लास्ट अपना अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। उसका मुख्यालय कहाँ, दिल्ली में भी है। और केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, इसी के लिए भूमि को बचाव के लिए केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में। कब हुई थी, 1953 में हुई थी। अब आगे आ जाते हैं, यदि हम आगे आ जाते हैं तो अपनी एक ही, अभी आपने क्या कर लिया है, मृदा का अपरदन देख लिया है। अब मृदा का अपरदन देखने के बाद जल जमाव की बात पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगली हेडिंग जो हो जाएगी आपकी, दूसरी हेडिंग हो जाएगी जल जमाव। जल जमाव, यदि हम जल जमाव की बात करते हैं तो जल जमाव है क्या, जल जमाव का मतलब क्या होता है, तो जल जमाव के कारण हमें मिट्टी का नुकसान कैसे होता है, जल जमाव का कारण क्या है, कैसे होता है। तो जल जमाव क्या होता है, इसको समझने के लिए आपने देखा होगा नदियों के, नहरों को पानी को रोक लिया जाता है। नदियों को बांधों के द्वारा हल्के हल्के डैम बनाकर नहरें निकाली जाती हैं और पानी को रोक लिया जाता है। जब पानी को रोक लिया जाता है तो जब जहाँ जल जमाव ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो नहरें होती हैं, नहरों से पानी क्या हो जाता है, फूट कर क्या करने लगता है,
निकलने लगता है, जो कि हमारी मिट्टी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। बस इतना सुनना है, समझना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जल जमाव, बात समझ में आ रही? जल जमाव का मतलब है पानी को इकट्ठा करना। जब पानी को इकट्ठा करेंगे अपन तो क्या होगा, पानी को इकट्ठा करेंगे तो अगर ज़्यादा मात्रा पानी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी को तो निकलने के लिए जगह चाहिए। यदि कमज़ोर लेयर पड़ जाएगी तो वहाँ से पानी की जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुँचाने का काम करता है, मिट्टी को कटाव का काम करता है। तो जल जमाव हमारी समझ में आ गया ना, तो जल जमाव क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगला हो जाएगा क्या आपका, लवणीय तथा अम्लीय क्षारीयता। लवणीय, अम्लीय एवं लवणीय, तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी लवणीय अम्लीयता तथा क्षारीयता। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह मिट्टी की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। कैसी है, मेरे मिट्टी की दूसरी बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे भी भारत जूझ रहा है, क्योंकि मिट्टी जो हो रही है लवणीय, अम्लीय एवं क्षारीयता हो रही है। अब देखो क्या होता है, लवणीय हमने बता दिया था, अम्लीय क्षारीयता में हम थोड़ा सा ही बता पाए थे कल कि यहाँ पर एच धनायनों का OH ऋणायनों का, तो उसके कारण होता है। अम्लीयता का मतलब क्या होता है, अम्लीयता का मतलब होता है जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, और जहाँ पर पानी की वर्षा यानी कम मात्रा में होता है वहाँ पर कैसा होता है, मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय होती है। यदि आप बात समझ में आई तो यहाँ पर अम्लीयता में क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी का धनायन, मिट्टी में क्या हो जाएगा अपना धनायन, मिट्टी का क्या हो जाएगा, इसमें एच धनायनों की तादाद बढ़ जाएगी, तो मिट्टी कैसी हो, अम्लीयता। और यदि क्षारीयता की बात करी जाए तो जहाँ पर पानी नहीं बरसता है वहाँ पर अपना कौन सा होता है, तो क्षारीय मिट्टी हो जाती है और OH ऋणायन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो बात समझ में आ गई। और लवणीयता का मतलब क्या होता है, अम्लीय क्षार दोनों को इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो हम लवण भी समझ लिया, अम्लीयता और क्षार। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ यही है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या, दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी प्रदूषण की संरक्षण की मिट्टी की समस्या है, काहे की मिट्टी को खतरे की समस्या यानी बंजर होने की समस्या है। क्योंकि यहाँ पर यदि बात की जाए तो लवणीय की और क्षारीय की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अपनी अम्लीयता और क्षारीयता होती है तो यहाँ पर लगभग कितना 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि को क्या किए हुए हैं, लवणीय तथा अम्लीय रूप में करे हुए, मतलब जो लवणीय अम्लीयता है जो भारत की 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि को क्या करे हैं, मिट्टी को खराब किए हैं। लगभग 2.43%, कितना, भारत की कुल भूमि का 2.43% जो है वो मिट्टी कैसी है, अम्लीय तथा क्षारीय रूप में हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यही तो आपके पेपर का क्वेश्चन है कि अम्लीयता और क्षारीयता, अम्लीयता क्षारीयता जो है मिट्टी की यह दूसरी बड़ी समस्या है, मिट्टी को बंजर बनाने की दूसरी बड़ी समस्या है, और जो कि 80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और यह भारत की कुल भूमि का 2.43% के अंतर्गत आती है। कौन सी, अम्लीय क्षारीयता वाली मिट्टी। इसके बाद अपन आ जाएंगे कहाँ पे, बंजर भूमि की समस्या। बंजर भूमि की समस्या क्या होती है, बंजर भूमि क्यों बनती है, उसका लॉजिक है, उसका कारण है। देखो अब उपजाऊ मिट्टी है, ऑटोमेटिकली आपको पता है जो पहाड़ पर्वत होते हैं वहाँ पर तो पाई जाने वाली भूमि लगभग कैसी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है, जो कि अनुपजाऊ मिट्टी होती है। अब बंजर बनती कैसे है उसको आपको समझना पड़ेगा। जो बंजर भूमि है यहाँ पर आपको समझना है बंजर भूमि बनती कैसे है। तो बंजर भूमि के लिए मनुष्य के द्वारा क्या होता है, अत्यधिक चराई हो जाती है, उसके कारण जो विभिन्न प्रकार के खादों का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खादों का यूज कर रहे हैं, यानी उल्टी सीधी खादों का यूज कर रहे हैं, जो जैविक खादों का यूज कम कर रहे हैं, तो भूमि क्या हो रही है, उसकी मात्रा धीरे धीरे उपजाऊ क्षमता होती है वह कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आज की ये समस्या नहीं है, ये समस्या फ्यूचर की समस्या है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब मनुष्य मानेगा नहीं और क्या करता रहेगा, ज़्यादा मात्रा में खादों का यूज करेगा, केमिकलों का यूज करेगा, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होगी, कम होती जाएगी। और जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो स्वाभाविक आवश्यकताएं बढ़ेंगी। जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो आपको पता है हमें आवश्यकताओं के लाने मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मिट्टी का दोहन किया जाएगा। और जब मिट्टी का दोहन ज़्यादा किया जाएगा तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, बंजर भूमि बन जाएगी। कैसी हो जाएगी, बंजर भूमि बन जाएगी, दरारें पड़ने लगेंगी और वहाँ पर हम कुछ नहीं उगा सकते हैं। तो ये भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए क्या किया गया है, केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड का 1953 में स्थापना की गई है। इसके बाद आ जाएंगे अपने मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण को आपको समझना पड़ेगा।
अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, मरुस्थलीकरण। देखो क्या होता है, आपको लिखने पे लिखना ठीक है, लेकिन आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि हमने अभी तक कोशिश की है आपको समझाने की। किसकी की है, समझाने की कोशिश की है। तो बस आप लोग समझते चलेंगे, यदि आप लोग समझेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मरुस्थलीकरण क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है, देखो क्या होता है मरुस्थलीकरण का मतलब होता है रेत जो होती है, हमने अभी बताया है, रेत जो होती है, पवन हवा की बहाव जब तेज मात्रा में आता है तो क्या करता है, चट्टानों में घलता है, एक दूसरे में घलता है, तो रेत का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि सर जी क्या कभी रेत बढ़ती है क्या कभी रेत का क्षेत्रफल बढ़ता है क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है क्या? तो हाँ, ये अपने लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो दक्षिण पंजाब है, दक्षिण हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है और अपना मध्य प्रदेश और गुजरात है, यहाँ पर रेगिस्तान का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हुआ ये रेत क्या करती है, जब रेत का प्रसार ज़्यादा होगा, जब रेत ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो अपनी उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर रेतीली परत जमेगी, और जब रेतीली परत ऊपर जम जाएगी, बजरी वाली परत ऊपर जम जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी उपजाऊ मिट्टी को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है और वहाँ पर रेत बढ़ाने का यानी रेगिस्तान बढ़ा रहा है, जो कि हमारे भारत के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। क्या, मरुस्थलीकरण। तो अब बात समझ में आई ना? तो रेत बढ़ती है, तो हाँ बढ़ती है, क्या होता है, हवा के माध्यम से बढ़ती है। जब ये एक दूसरे में घलते हैं, चट्टानों में घलते हैं रेत के टुकड़े यानी बजरी, तो क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं और रेत का प्रसार होता है, बढ़ता है और हवाओं के माध्यम से फैलता जाता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला रेत से प्रभावित पीड़ित जिला है, जो ज़्यादा समस्याओं को झेल रहा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन कहाँ पर, मानव द्वारा अत्यधिक दोहन। अच्छा, मानव द्वारा अत्यधिक दोहन, इसको हम क्या बताएं, शुरुआत ही से चले आ रहे हैं कि मानव द्वारा अत्यधिक दोहन का मतलब है, यहाँ पर आपको पता है जो मिट्टी है, मिट्टी की लाने सबसे बड़ा कारण, हर एक चीज़ का सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। यदि मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो आवश्यकताएं ज़्यादा पड़ेंगी, जब ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी तो दोहन तो स्वाभाविक है होगा, मिट्टी का भी दोहन किया जा रहा है। तो मनुष्य का जो मानव द्वारा अत्यधिक दोहन हो रहा है वह क्या है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिट्टी का दोहन ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अब खुदाई समझ लो, सड़क समझ लो, पुल समझ लो, सीसी रोड समझ लो, हर एक चीज़, मतलब अपन को जिस मिट्टी का यूज अपन को अपने लिए यूज में करना चाहिए, उस मिट्टी को अपन खराब करते जा रहे हैं। अब आज क्या है, अभी तो पर्याप्त मात्रा में मिट्टी है, आपको लगती है कि अभी तो बहुत सारी मिट्टी है, और अपन को मतलब क्या हो रहा है, मिट्टी ज़्यादा मात्रा में। जब ज़्यादा मात्रा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्यूचर का कोई सोचता नहीं है, आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा कुछ पता नहीं है, कभी सोचना ही नहीं है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को अपन को सोच के चलना है, मिट्टी का दोहन नहीं करना है। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आज अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही काम बचा है, क्योंकि अपन को जीना है, अपना फ्यूचर आने वाला है, अपनी जो पीढ़ी आने वाली है, उसको जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक नहीं दो नहीं, जितना हो सके अधिकतम, मैं लिमिटेड नहीं करूँगा, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाए, ताकि इन समस्याओं को, अपनी जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से निजात पाया जा सके। क्योंकि देखो, होता तो सब कुछ है, कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, कुछ कृत्रिम होता है, बट आज के समय में हम ज़्यादा मानते हैं तो कृत्रिम चीज़ों के द्वारा, कृत्रिम यानी लोगों के द्वारा ही ज़्यादा नुकसान करने लगे हैं, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं। तो चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, हर एक चीज़, जितना ही जनसंख्या का वृद्धि हो जाएगी, जिस जनसंख्या की वृद्धि होगी, उतना ही हमारे नेचर प्रभावित होगा। इसलिए मेरी तो सरकार से गुजारिश है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए उसको, और उस पर फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं है, फॉलो करना चाहिए, हमारे लिए सही है वो। किसके लिए सही है? हमारे लिए सही है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सही है। तो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए
और आगे के लिए बढ़ना चाहिए। बस इतना ही है। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, मिट्टी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। मिट्टी ही हमारा शरीर है, मिट्टी पर हम रहते हैं, मिट्टी में ही हम खाते हैं, मिट्टी में ही हम खेलते हैं। मिट्टी नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। तो मिट्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना समझना। यदि हमने आपको रिवीजन के तौर पर बता दें तो मिट्टी का अपरदन बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते चलेंगे और पढ़ते जाएंगे, इसका रिवीजन करते चलेंगे और रटना कोई नहीं। हमने कोशिश की है समझाने की, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ का वहाँ हो जाता है, बट आप लोग समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे। और ये वाले पॉइंट आपके पेपर के क्वेश्चन है, आप इनको देख कर चलेंगे। जैसे कि 80 लाख वर्ग किलोमीटर किससे संबंधित है, जो अपनी अम्लीयता क्षारीयता, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको पर भी सोच विचार करना चाहिए, जो कि अपने भारत की मिट्टी का 2.43% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है। तो यदि हम पूछा जाए आपसे कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट अपना पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ के चलेंगे। तो मृदा का अपरदन आपको समझ में आ चुका होगा कि किसके द्वारा होता है। अब जो अपना अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक हो जाएगा अपना अध्याय 6, जो कि अपनी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपन ने देखो पहाड़ पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए, मैदान पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, मिट्टी पढ़ ली, या वर्षा पढ़ ली, जलवायु पढ़ ली। अब अपन कहाँ पर आ जाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति पे। तो अपन का टॉपिक कौन सा होगा, प्राकृतिक वनस्पति अगला टॉपिक होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नहीं, एक बात और याद करना, एक क्वेश्चन आपको बताना है हमें, जो अपना जो रेगिस्तान है, अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं, जो मरुस्थलीकरण है ना, उसका रिसर्च सेंटर, जो रेगिस्तान का रिसर्च सेंटर है, तो उसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल का जो रिसर्च, अगर आपको मरुस्थल की शोध करना है, खोज करना है, उसके लिए एक सेंटर बनाया गया है, उसके लिए संस्थान बनाया गया है, जो कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो मरुस्थलीकरण के बारे में यदि हम बताएं आपको, तो इसके लिए भी अपना, यदि किसी को शोध करना है मरुस्थल के बारे में, तो उसके लिए जोधपुर में एक रिसर्च सेंटर है। जोधपुर में एक काजरी, उसका नाम क्या है अपना, तो काजरी नाम का एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद यदि मरुस्थल की बात करेंगे तो जो राजस्थान है, क्या है अपना, राजस्थान है। राजस्थान का कितने जिला, 17 जिला, कितने जिला, 17 जिला हुए जो कि मरुस्थल से प्रभावित है, मरुस्थलीकरण से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अपन लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। ये 2 क्वेश्चन आपके छूट रहे थे तो हमने बता दिए। तो काजरी, एक आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि जो अपना मरुस्थल का रेत का जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर राजस्थान में है, जिसका नाम क्या है, काजरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय से रेत से प्रभावित है, तो वो अपने कौन से हैं, 17 जिले प्रभावित हैं। तो ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में अपना आंसर दें कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो कि रेत से या मरुस्थलीकरण से ज़्यादा प्रभावित हो गया है, क्योंकि यह पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।